हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू आवर चैनल इन राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। क्लास नाइन्थ स्टार्ट करते हैं हम आज आपका थर्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट। ठीक है, पार्ट 2 पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। अब पार्ट 2 के अंदर देखते हैं क्या है। पार्ट 2 के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि क्या चीज़ आयंस होती है, उस किस तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से आप मोल को निकाल सकते हैं, मोल्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। सबसे पहले स्टूडेंट एक चीज़ समझिए आप। देखिए ये क्या होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जो भी आपका एटम होता है ना, उसके अंदर तीन सब डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उन्हें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, एटम्स 3 चीज़ों में डिवाइड होता है, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन्स में। आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, ये बात हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो उसके आसपास रिवॉल्व करता है, घूमता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे नील बोर, आप नेक्स्ट चैप्टर में समझोगे, उन्होंने इस लॉ को बनाया था। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, देखो ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ना घूमते रहते हैं। अब जितना नंबर आपका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होता है एटम्स का, आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए जो आपका एटम होता है ना, वो 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ होता है। वो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ हमने देखी थी पिछले क्लास में ना, पिछले वीडियो में ये चीज़ देख चुके हैं हम। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है ना स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स ना रिवॉल्व करता है हमेशा एक न्यूक्लियस के आसपास। ठीक है, देख सकते हो आप इस डायग्राम के अंदर भी कि जो ये है आपका एक न्यूक्लियस है, और ये जो आपके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं इसके साथ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और जितने एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान से सुनो, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे। और इसे हम बोलते हैं सेल, इसे बोलते हैं के शेल बोला जाता है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में इसको और अच्छे से समझोगे। के सेल होता है, ये के होता है, ये एल होता है। के के अंदर कितने एटम्स भरे जा सकते हैं, टोटल हमारे 2 एटम्स फिल किए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप समझिएगा कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स भरे जा सकते हैं, 2 एटम भरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, नॉट एलिमेंट्स, सॉरी। 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं के अंदर। एल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, 8, मैक्सिमम 8 एलिमेंट फिल हो सकते हैं। इससे कम हो तो भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और एल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब जो आपका न्यूक्लियस है, इसके आसपास ये राउंड कर रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 हैं। तो 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते। अगर मान लो आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप एल सेल में आओगे, और एल सेल के अंदर आप 8 तक भर सकते हो। देखो तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे हम। ठीक है, मान लो एक बार समझते हैं, देखो अच्छे तरीके से एक बार और। आपका एटॉमिक नंबर कितना था, बताओ क्लास 9th, 8 था। अब 8 था तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 एटॉमिक नंबर अगर हुआ तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले जो शेल था, पहला शेल क्या है, के है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, 2। और जो बाकी के 2 इसमें फिल कर दिए, बचे कितने, 6 बच गए। कितने, देखो 1 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। देखो 2 तो आपने भर दिया पहले, 1 2, और फिर लास्ट में कितने भरे हैं, 6 भर रखे हैं आपने। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसी तरीके से दूसरे एटम के भी आप ट्राई कर सकते हो। एक बार बना के देखो आप कार्बन का, कार्बन के अंदर आप पहले में ना 2 भरोगे, 6 होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, 6 होगा। और फिर वो किसमें कितने एटम, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पहले में आप पहले शेल में कितना भरोगे, 2, और लास्ट वाले सेल में आपके पास 2 भर गए, तो बचे कितने, 4। तो लास्ट वाले सेल में आप कितने भरोगे, 4। ऐसे ही आप दूसरों को ट्राई कर सकते हो। नाइट्रोजन का देख सकते हो, 7 होता है, तो आप पहले कितने भरोगे, सेल के अंदर 2 भर लोगे, लास्ट वाले सेल में कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो ये एक बार आप ट्राई करिए अपनी कॉपी पेन पे, हर एलिमेंट्स का एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के ज़रूर देखिए। ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ क्यों समझाई, अभी देखते हैं आगे। इससे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ है, इसलिए इस चीज़ को हमने समझा। तो इसमें लास्ट में कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए, और फर्स्ट सेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन आए।
लेकिन हमें लास्ट वाले शेल में स्टूडेंट ना 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रखने थे? 8। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार मांगता है, गरीबी हो जाती है इसके पास, क्योंकि ना हमेशा 8 ऐसे कंप्लीट करना ही होता है, इसे ऑक्टेंट कंप्लीट करना कहते हैं। तो इसको अपने शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा तभी ये स्टेबल होगा। तो इसके लिए अगर लास्ट में 6 हैं और वो 6 को 8 बनाना, तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। या अगर ज़्यादा हुआ, 9 हुआ, तो एक दे देगा ये 1 इलेक्ट्रॉन। आइए इस चीज़ को अच्छे समझते हैं। अभी हमने सिर्फ इतना समझा, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो स्टूडेंट्स, कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से ऑर्बिट में भर सकते हैं। पहला शेल जो होता है वो के होता है, के के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। एल वाले शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा। आयंस क्या होते हैं, ये चीज़ मॉलिक्यूलर मास हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, आयंस पे फोकस करते हैं। आयन क्या होगा? आयंस आर द एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम विच हैव नेट चार्ज ऑन देम। किसी भी एटम पे या फिर किसी भी मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है उसे ही हम आयन बोलते हैं। अब चार्ज क्यों होता है, देखो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, कि देखो इसको ना लास्ट वाले में इसको कितने पूरे करने थे? 8 पूरे करने थे, ठीक है, लेकिन इसके लास्ट में कितने थे? 7 थे। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्या किया? ले लिया, उधार मांग लिया इससे 1 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये अपने लास्ट में कितना पूरा कर सके? 8 पूरा कर सके। और इस पर चार्ज फिर क्या आ जाएगा? -1। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जो देने वाले होते हैं वो किस में आते हैं? प्लस में। जो लेने वाले किस में आते हैं? गरीब, माइनस में। ठीक है, मतलब नेगेटिवली चले जाते हैं, उधार मांग लेते हैं। आपके फ्रेंड्स होते हैं ना जो उधार मांगते हैं, जो कभी वापस नहीं करते, उस वाले टाइप के करीब। ठीक है, तो ये बात अब समझो। आयंस क्या होते हैं? जो नेट चार्ज होता है जो भी आपके एटम के अंदर और मॉलिक्यूल के अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। और नेट चार्ज आता क्यों है? क्योंकि अपने लास्ट वाले सेल को वो 8 बनाना चाहते हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं अपने ऑक्टेंट को, अपने सेल में जितने एटम होने चाहिए, इसीलिए वो किसका यूज़ करते हैं? आयंस का यूज़ करते हैं। अब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया? एन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये, तो ये पॉजिटिव में हो गया। ये दोस्त उधार दे रहा है तो ये पॉजिटिव में हो गया, और ये उधार ले रहा है तो ये नेगेटिव में हो गया। ठीक, इसे हम आयंस बोलेंगे, चार्ज बोलते हैं। अब आयन 2 तरह के होते हैं, ध्यान से इस बात को समझना है। ठीक है, एक होता है कटायन और एक होता है अनायन। ठीक है, आयंस कंटेनिंग अ पॉजिटिव चार्ज, वो अमीर वाला फ्रेंड, ठीक है, स्मार्ट फ्रेंड अपना, जिसके पास पैसे है, जिससे हम बार बार उधार मांगते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको चार्ज देता है। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन देता है किसी दूसरे एटम को, जैसे कि Na+ हो गया, K+ हो गया, Mg2+ हो गया, एक्सेट्रा। तो कटायन क्या होते हैं? जो चार्जेस को देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं दूसरों को। ठीक है, जैसे किसी के पास 9 है, या फिर मान लो किसी के पास 11 है, तो 11 है तो अगर पहले शेल में कितने भर लेगा वो? पहले शेल में वो 2 फिल कर लेगा, 2 हो गए, 8 फिल कर लेगा, यानी 8 और 2 10 तो हो गए। अब उसका एक अकेले का बचा हुआ है, तो ये क्या कर देगा? ये डोनेट कर देगा, ये किसी को दे देगा, और ये क्या, कौन सा कटायन बना लेगा? खुद को पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? पहले शेल में 2 भर दिए, दूसरे में 8, और ये तीसरे में 1। अब लेकिन 1 है और हमें क्या करना? 8 बनाना सिर्फ, तो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको किसी और को दे देता है, और ये किस में चला जाता है? पॉजिटिव में कटायन बना लेता है। तो कटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस होते हैं ना, जिन एलिमेंट, जिन एटम पे, जिन मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव होता है, वो क्या कहलाते हैं? कटायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कटायन कहलाते हैं। अनायन क्या होता है? बहुत ही सिंपल, अनायन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज वाले, जिनके ऊपर उधारी होती है, जिस फ्रेंड के ऊपर उधारी होती है, जो मांगते रहते हैं पैसे हैं, वो क्या होते हैं? नेगेटिव वाले होते हैं, अनायन होते हैं। जैसे कि Br है, फ्लोरीन है, O2 है, ये क्या करते हैं? चार्ज को लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं? गेन करते हैं। जैसे मान लो पहले में आपने 2 फिल किए पहले शेल में, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स आपको लेना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगे ना, इसको 8 बनाने के लिए क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन को किसी से आप लोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 और 8। कैसे? क्योंकि आपने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ऐड हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया? ऐड कर दिया, ये हो गया ऐड, तो ये क्या हो गया? 8 हो गया। तो अब इस पर कितना चार्ज आएगा? -1 आएगा। अगर ये 2 चार्ज उधार लेता तो -2 आता, अगर 3 लेता तो -3 आता। ठीक है, इसी तरीके से कैटायन के साथ भी होता है। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना स्टूडेंट्स, तो इस पर 2+ का आता,
3 देता तो 3 प्लस का आता। जैसे कि अभी इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो एक बार समझते हैं। जैसे मान लो ये 2 है, ठीक, 8 है और इसके लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये कितना डोनेट करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसने 2 किसी को दे दिया, ठीक। ये बात समझना। तो कैटायन एनायन समझ आया। कैटायन वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन वो होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन हमेशा देते हैं दूसरों को, ठीक है, चार्ज को लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उस पर +1 चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है उस पर +2 चार्ज आएगा। 3 अगर किसी को दे रहा है तो उस पर +3 चार्ज आएगा। एनायन क्या होता है, हमेशा किससे लेते हैं, नेगेटिविटी में जाते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले रहे हैं तो उनमें 1 नेगेटिव आएगा, 2 ले रहे हैं तो उनमें 2 नेगेटिव आएगा, 3 ले रहे हैं तो उनमें 3 नेगेटिव आएगा, 4 ले रहे हैं तो उनमें 4 नेगेटिव आएगा। इस तरह के एनायंस होते हैं, ठीक है। एनायन कैटायन में ये डिफरेंस क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयन्स में क्या होता है, आयन्स कंटेनिंग ओनली 1 एटम, मोनो एटमिक आयन किसे कहेंगे, जो सिर्फ एक नंबर आए, एक मतलब ओनली 1 एटम्स आर सेड टू बी मोनोएटॉमिक, जिसपे क्या हो, एक चार्ज हो, ठीक है, एक प्लस हो या फिर एक माइनस हो, तो उन्हें मोनो एटॉमिक आयन कहेंगे। प्लस का 1 हो या फिर प्लस का या फिर माइनस का 1 हो, ठीक है। उसके बाद आता है पॉली एटॉमिक, ठीक है। पॉली एटॉमिक क्या होता है, आयन कंटेनिंग मोर देन 1 एटम्स आर सेड टू बी पॉली एटॉमिक, ठीक है। देखो पॉली एटॉमिक क्या होता है, आयन्स कंटेनिंग मोर देन 1 एटम्स आर सेड टू बी पॉली एटॉमिक। देखिए फॉर एग्जांपल के देख सकते हैं CO2-, ये क्या पॉली एटॉमिक इसलिए है क्योंकि इस पर प्लस का 3 माइनस का 3 आता रहेगा, मतलब एक से ज़्यादा एटम को ये लेते और देते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे। जैसे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो प्लस का माइनस का 2 क्योंकि लिया है ना इसने, जो भी लेते हैं, जो भी किसी से मांगते हैं उसमें -2 आ जाता है और जो देते हैं उन्हें +2 आ जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आप पॉली एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है। ये सोडियम क्या होता है, सोडियम आपका एक होता है, जैसे एक देता है तो ये मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल है आपके। अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस को, मोनो वैलेंट किसे कहते हैं, डाईवैलेंट किसे कहते हैं और ट्राईवैलेंट किसे कहते हैं। सिंपल समझते हैं, आयंस हैविंग द वैलेंसीज 1 इज सेड टू बी मोनोवैलेंट। डाईवैलेंट कौन, जिसके 2 वैलेंसीज हो, और ट्राईवैलेंट कौन, जो 3। अब वैलेंसीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए पहले एक बार वैलेंसी को समझ लेते हैं फिर दूसरी बात करेंगे। वैलेंसी क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज़ हमने समझा कि अपने लास्ट ऑक्टेंट को 8 बनाने के लिए या 2 बनाने के लिए, फिल करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए वो लूज़ करते हैं और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब किसी और से लेते हैं और किसी और को देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट द आउटर मोस्ट सेल, जो बाहरी शेल है आपका, ये शेल हो गया आपका, ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वैलेंस शेल, और इसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस सेल भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हैं, और वैलेंस सेल, इस बात को आप याद रखना, ये क्या कहलाता है आपका, वैलेंस सेल भी। आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट सेल डिटरमाइन द वैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके द्वारा हम वैलेंसी को फाइंड करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, सिल्वर हैज़ अ 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल्स एंड सिल्वर डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ऑक्टेंट वैलेंसी, सिंपलरी तो +1। सिल्वर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए लास्ट शेल है ना इसका, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। क्यों, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट करने के लिए ना, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेंगे, कंप्लीट करने के लिए हम किसी को दे भी सकते हैं। अब इसमें 8 बनाने के लिए इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ना, इसने मतलब 8 नहीं, मतलब कुछ 18 से ऊपर बनता है 32, तो उसको बनाने के लिए इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं, इसीलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इसके जो लूज़ करते हैं उन पर क्या आता था, +1 आता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसका एग्जाम्पल और अच्छे समझ सकते हैं, जैसे ये Cl है, क्लोरीन को एक चाहिए, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसकी वैलेंसी क्या हुई, 1, प्लस की 1 हुई इसकी, और इसकी माइनस की 1 हुई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, लिया।
अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इनकी वैलेंसीज आप इस तरह से डिफाइन करोगे, मतलब कि सिंपली जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए, या जितना इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज़ करना पड़े अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और लास्ट वाले सेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल आप खुद से करके देखो, जैसे कि ऑक्सीजन और H2 है। आप ऑक्सीजन को देखो, उसकी वैलेंसी आपको 2 नज़र आए, 2 मिलेगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में उसके आते हैं 6। देखो ऑक्सीजन का एग्जांपल देखिए एक और, देखो ये आपका ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ तो, याद करने को बोला था ना, याद करो आप जल्दी से। देखिए इसका एटॉमिक नंबर होगा 8, और जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो पहले में सेल में हम कितना भरते हैं, के में कितना भरते हैं, 2 भरते हैं, 2 फिल करते हैं। फिर 2 आपने फिल कर दिया, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप कहाँ फिल करोगे, एल सेल के अंदर। तो टोटल आपके 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लेकिन लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी हमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, किससे उधार मांगता है, किससे लेता है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 2। कौन सी, नेगेटिव में वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स, प्लीज़ समझ लो इस बात को और प्रैक्टिस करो आप। अब मोनोवैलेंट आयंस क्या थे, जो अब बात समझ आएगी और अच्छे से ना। मोनोवैलेंट वो होंगे जो एक, जिनकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। डाइवैलेंट कौन होंगे, जिनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। और ट्राइवैलेंट जिनकी वैलेंसी 3 होगी। तो ये चीज़ थी। उसका देखिए कुछ पॉइंट देखते हैं। इन जनरल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव आयन उन पे आएगा। जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। सोडियम होगा, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ये हमेशा देने की टेंडेंसी को रखते हैं। तो जितने भी आपके मेटल होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ठीक, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। उनकी जो टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की होती है, और मेटल की क्या होती है, देने की टेंडेंसी, डोनेट करने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो इसीलिए जो जितने नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, अनायन होते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव वाले क्या थे, अनायन थे। याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना। कटायन पॉजिटिव वाले, अनायन नेगेटिव वाले। कटायन आपके मेटल हो गए क्योंकि वो पॉजिटिव वाले हैं, वो हमेशा देंगे, डोनेट की टेंडेंसी रखते हैं। और कटायन अनायन नेगेटिव वाले नॉन मेटल, जो हमेशा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, आयरन होता है। आयरन जो होता है ना वो 2 तरह के वैलेंसीज को शो करता है। ये चीज़ बस आप याद रखना, कभी एग्जाम में पूछ सकता है। तो वो हम कभी +2 भी कर सकता है और कभी +3 भी कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको देखो, ये जो आपका यूजुअली ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू 1 एटम से नॉन मेटल, यहाँ से क्या है, ये दे रहा है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव वाला बंदा हुआ। ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव हुआ। ये चीज़ थी। अब क्या रूल्स होते हैं आपके केमिकल फॉर्मूले को बनाने में। सबसे पहला रूल आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कंपाउंड। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई एलिमेंट बनाना है, मान लो आप H2O को बना रहे हो। ठीक है, ये आपका H2 और ये आपका O, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन का क्या होता था बताओ, कितनी वैलेंसी होती है इसकी, 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, माइनस की 2 होती है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लेने की टेंडेंसी रखता है। और +2 किसकी होती है, +2 आपकी हाइड्रोजन की होती है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे आप नीचे सीधा, यहाँ पे ऊपर हमेशा क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है। क्या लिखना है, एलिमेंट को लिखिए, मैंने ई से लिख दिया आपके लिए। और नीचे हमेशा क्या लिखना है, वैलेंसी को लिखना है, कितनी वैलेंसी है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, -2 होती है, और हाइड्रोजन की +2 होती है। उसके बाद इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, ईजिली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसको आप इधर भेजो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका H2 और O। चाहो तो यहाँ पे आप इसकी वैलेंसी 1 रखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, +1 है, तो +1 ही रखो। तो H2O, और जो इसके चार्जेस थे ना वो देखो, इस पर कोई चार्ज नहीं देखने को मिलेगा आपको। H2O जब भी लिखते हो तो ऐसा नहीं होता कि माइनस का H2O प्लस का H2O ऐसा आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके जो 2 एटम्स थे, यहाँ पे आप वैलेंसी रखो, सिर्फ सिंगल वाले की वैलेंसी रखो। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और पूरा करने के लिए 2 कितना ये देना कभी कभी ये रिलीज़ भी करता है, टेंडेंसी देता भी लेने लगता है, और कभी कभी ये गेन भी करता है। तो +1 आप
लिख सकते हो, देने की टेंडेंसी होती है इसकी। तो यहाँ पे +1 रख लिया यहाँ पर, और यहाँ पे -2 रख लिया। यहाँ पर ध्यान से दोबारा समझो, यहाँ पे हम एलिमेंट लो और एलिमेंट के जो वैलेंसी है, नॉर्मल वैलेंसी है, उसको रखो -1 -2 और हाइड्रोजन का +1, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जो ये 2 है वो आपके एलिमेंट जब आपका कंपाउंड फॉर्म होगा उसके यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो, और हाइड्रोजन का 1 यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या था, ये प्लस का 2 दे रहा है और ये माइनस का 2 दे रहा है, तो ये चार्ज क्या हो गए, कैंसिल हो गए। प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो इस पर कोई भी चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए H2O क्या होता है, आपका न्यूट्रल कंपाउंड होता है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होगा। रूल 2 क्या होता है, मतलब पूरा रूल तो यही है जो मैंने आपको समझा दिया, एक बार और देखते हैं। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स रिटर्न फर्स्ट। एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कि CaCl2 है, जिंक ZnS है। तो हमेशा आप जो पहले लिखोगे, हमेशा उसको पहले आप किसको लिखते हो, मेटल को लिखोगे। जब भी आप केमिकल कंपाउंड की नेमिंग करते हो ना सिंबल के साथ, तो हमेशा आप नीचे क्या लिखोगे, सबसे पहले जो लिखोगे आप वो लिखोगे मेटल को, दूसरे पॉइंट पे क्या लिखोगे, नॉन मेटल्स को। ठीक है, जैसे इसमें देखो जिंक है और सल्फर है, तो इसमें आप हमेशा मेटल को पहले रख लोगे, जिंक क्या है, मेटल, जिसको पहले लिख लिया आपने। ठीक है, इस तरीके से। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ कंपाउंड इज फॉर्म्स विद पॉलीएटॉमिक आयन देन पॉलीएटॉमिक आयन रिटर्न एज अ ब्रैकेट। देखो पॉलीएटॉमिक क्या है, अब ये जो कंपाउंड था SO4 था, ये इसके ऊपर भी चार्ज आ रहा था, तो उस चार्ज को या फिर जो नंबर ऑफ कंपाउंड से SO4 के, वो आप क्या रखोगे, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ठीक है, तो ये 3 क्या है, ब्रैकेट आया, बाहर आया ना 3। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो SO4 है, तो SO4 इसमें कितने SO4 है, 3 SO4 आप बोल सकते हो, इसमें 3 SO4 प्रेजेंट है, तो 3 को आप बाहर लिखोगे ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप देख चुके हो, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ मेटल और नॉन मेटल इज कॉल्ड अ सॉल्ट। और जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्ट। जो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनेगा वो होती है सॉल्ट, जैसे कि NaCl, Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, नॉन मेटल है, दोनों मिले आपका नमक बन गया NaCl। ठीक है, एक बार और समझे इस चीज़ को कैसे बनोगे। जैसे देखो आपका कोई एक एलिमेंट है A, उसे रख लो, इसकी वैलेंसी क्या है, मान लो +2 है, क्या है इसके एलिमेंट, इसकी वैलेंसी क्या है, +2। एक एलिमेंट लो आप B, इसकी वैलेंसी क्या होगी, -3 होगी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, दोनों को हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, A3, ठीक है, और B2, जो वैलेंसीज थी उसको लिख लिया, और आपको ये ऐसे इस तरह से आप कंपाउंड को फॉर्म करोगे। अब इसके लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, फिर आप उसकी वैलेंसीज को लिखेंगे, और 1 बाय 1 इस रूल को फॉलो करके आप कंपाउंड्स को पूरे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 रूल थे, हमने तीनों रूल को डिस्कस किया। ठीक है, आगे आता है मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझो। द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म्स ऑफ मोल। 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो मतलब कंटेन्स 6.023 × 10⁻23, ये पावर में होता है आपका। ठीक है, 6.0 10⁻23 पावर में होगा यूनिट ऑफ पार्टिकल। मतलब कि इजी तरीके से समझते हैं, मोल वो चीज़ होता है जो आपको बताता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और एक पार्टिकल कितने के, मतलब एक एटम के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 10⁻23। एक पार्टिकल के अंदर कितने एटम्स देखने को मिलते हैं हमें, इतने, एक पार्टिकल के अंदर कितने एटम, देखो इस चीज़ को नोट करो और याद कर लो, एक पार्टिकल के अंदर इतने एटम। ठीक है, कोई भी चीज़ है, अब 1 मोल है वो कितने के बराबर होगा, इतनों के बराबर होगा। ऐसी कोई सब्सटेंस है वो 2 मोल है, तो इसको आप 2 टाइम्स कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1 मोल में कितना याद रखना, 6.022 10⁻23 6.023 10⁻23, ये पावर में होता है 23। ठीक है, 1 मोल में इतने होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो Na। ये आपको याद रखना होगा क्वेश्चन में, कभी वो आपको Na नहीं देगा, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि इतने पार्टिकल्स होंगे एक एटम के अंदर, इतने पार्टिकल्स होंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल, कितने यूनिट, 6.02 10⁻23। एग्जाम्पल देखो, 1 मोल ऑक्सीजन जब बोलोगे तो कितना एटम हो गया, उसके अंदर कितने हो गए पार्टिकल्स हो गए ऑक्सीजन के अंदर, 6.0 10⁻23, ये पावर में चला जाएगा, ये 23 पावर में होगा, याद रखना। और जैसे 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो क्या हो गया, एग्जाम्पल देखो 5
इंटू 1 में कितने होते हैं 6.02 10⁻23 ये होते हैं एक, तो इतने एटम्स एक ऑक्सीजन में हो गए। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे तक 2 मोल होता तो यहाँ पे 2 होता, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 4 से करते, ये चीज़ होता है मोल, ठीक है। एक बार और इजली तरीके से समझते हैं कि मोल क्या है। मोल ये बताता है कि आपके जो आपका सब्सटेंस है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, और एक मोल के अंदर कितने होते हैं 6.02 10⁻23 यूनिट्स ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है। मोल से हमें पता लगता है कि एक सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। मोलर मास का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार और डिस्कस करते हैं। सिंपल चीज़ होती है मोलर मास, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोलर मास। एक मोल के सब्सटेंस का जो मास होगा उसे ये मोलर मास बोलेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलर मास। अब जो आपका एटॉमिक मास होता है या फिर मॉलिक्यूलर मास होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू मोलर मास ही होगा। मोलर मास के बराबर ही होता है आपका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने देखा था जैसे CO2 का निकाला था, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने CO2 का निकाला था ना, कैसे निकाला था बताओ आप सब। जो आपका कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना 6, तो इसका 2 गुना कितना एटॉमिक मास, तो 6 का डबल किया तो हमें कितना आया 12, ठीक है। इसको ऐड कर लिया, और कार्बन कितना था 1 ही था तो 1 ही का मास रखा हमने। अब इसमें ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन इसमें कितना है 2, तो 2 इंटू एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ, एटॉमिक नंबर कितना 8, तो इसका 2 गुना 16, तो 16 क्या होता है इसका एटॉमिक मास होता है। मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आपको मिल जाएगा आपका 44। तो यही आपका क्या होता है मोलर मास भी होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है मोलर मास है दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और आप यूनिट में क्या लगा सकते हो GM, ग्राम, ठीक है। मोलर मास ग्राम वगैरह में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल आप इसको भी देख लो, आयरन के देख लो, 56 AMU है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, मोलर मास 56 ग्राम हो गया। जितना आपका एटॉमिक मास था उतना। जब आप एटॉमिक मास निकालते हो ना तो उसके लिए AMU का यूज़ किया करो, ठीक है। जैसे कि मान लो हम जैसे डबल करते हैं हर चीज़ का, जैसे कि नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, डबल का 14, तो 14 AMU हुआ, एटॉमिक मास हुआ, उस एटम का मास हुआ ना। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो अलग होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं 2 एटम हो जाते हैं। 2 एटम जब हो जाते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो भी आप AMU में निकाल सकते हो। और उसको जब मोलर मास में कन्वर्ट करना तो AMU की जगह ग्राम लगा दो, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल हैं। तो मोलर मास में समझ आया, मोलर मास में ग्राम का यूज़ करेंगे, और जैसे मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास में हम AMU का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रखो, कॉपी पेन उठाओ, इस चीज़ को नोट करो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं और इसके क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, तो आप गिवन मास को ऊपर रखो। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन सॉल्व करते एक बोला गया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो 112 ग्राम, मतलब 112 ग्राम आपको क्या मिला है, गिवन मास है, किसी भी चीज़ का गिवन मास है, इसका नंबर ऑफ मोल फाइंड करो। आपको सिर्फ गिवन मास दे देगा वो, ठीक है। तो आप गिवन मास को ऊपर रखोगे जैसे कि इसमें रख रखा है, और इसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास आपको याद रखना होगा हर चीज़ का, वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसने पहले बता दिया कि आयरन का आपको मोल दिया, मोल फाइंड करना है। तो आयरन आपको एलिमेंट पता लग गया, अब उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपने याद कर रखा है, उसको आप 2 गुना करो और एटॉमिक मास निकाल लो या मोलर मास निकाल लो। तो जैसे मान लो आयरन जो होता है उसका 56 होता है, तो आपको गिवन मास कितना था, आपको गिवन मास हमेशा देगा, ठीक है। तो आपने गिवन मास को दिया था 112, और उसका एटॉमिक मास आपको याद था, एटॉमिक मास कितना था 56, उसको आपने क्या किया डिवाइड किया। यानी जो आपका गिवन मास होगा क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको आप एटॉमिक मास से अगर डिवाइड करते हो तो आप मोल्स को निकाल सकते हो। तो आंसर क्या आ गया 2 मोल्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि 32 ग्राम ऑक्सीजन है, कितना है 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ये गिवन मास हो गया। और क्या बोला मैंने, ऑक्सीजन दिया गया, क्या दिया गया आपको ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ 16, ठीक है। तो आप नीचे क्या रख दो 16 रख दो। अब ये 16 आपको पता होना चाहिए खुद से, क्वेश्चन में नहीं देगा। अब गिवन मास आपका 32 था तो 32 को ऊपर रख लो, और 16 आपका क्या था एटॉमिक मास था जो आपने याद कर रखा है। अब डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ गया आपका 2 मोल्स आ गए। इसको आप 2 स्मॉल MOL लिख लो आंसर। ऐसे आप क्या फाइंड करोगे मोल्स फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे मोल्स आप इस तरह से निकाल सकते हो। सिंपल, गिवन मास आपको ऊपर रखना है, मोलर मास आपको नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड कर देना, आपके मोल्स आ जाएंगे। उसके जाता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड।
परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड क्या कहता है कि जैसे मान लो आपका कोई कंपाउंड है, जैसे H2SO4 हो गया, H2 है, तो उसमें H2 कितना परसेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट है, आपको ये निकालना है, सिंपल परसेंटेज निकालनी है हर एक एटम की अलग अलग। अ कंपाउंड इज कंपोज ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड इट टेल्स दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कितना ज़्यादा परसेंटेज अवेलेबल है। जैसे इसका यूज़ हम मेडिसिन वगैरह के बनाने के लिए यूज़ करते हैं कि कितना ग्राम हमें आयरन रखना है, कितना सोडियम रखना है। आप देखते होंगे जो भी मार्केट से कोई मेडिसिन आप परचेज़ करते हैं उसके पीछे तो परसेंटेज उसमें लिखा होता है, कितना परसेंट ये प्रेजेंट है, इतना परसेंट ये। तो वो कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। तो कैसे, इसके लिए क्या करेंगे आप, मास ऑफ एलिमेंट रख लेंगे सबसे ऊपर और टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और इसको आप इंटू 100 कर देंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 1 मोल ऑफ ब्यूटेन है वो है 58.123 और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है वो है 10। आपको क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको दे रखा है मोल, तो हाइड्रोजन के मोल को ऊपर रख लो और टोटल कंपाउंड का जो मोल होगा, ब्यूटेन का टोटल जो होता है कंपाउंड का मोल, उसको नीचे रख लो और इंटू 100 कर दो। आपका क्या निकल जाएगा, मास परसेंट। परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, मास ऑफ एलिमेंट रखो डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड हमेशा। ये क्वेश्चंस है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। H2 का कैसे आप मॉलिक्यूलर मास आप कमेंट कर सकते हैं इसके अंदर अपने आंसर्स को। H2 का क्या होगा, O2 का क्या होगा, Cl2 का क्या होगा। कैलकुलेट द फॉर्मूला, आप इसका फॉर्मूला बनाइए। Zn है, O2 है, एटॉमिक मास आपको दे रखे हैं, फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।